Good morning, student. Today I will proceed from the pseudo first order reaction. Okay. अब तक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया, इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन देख लिया, हाफ लाइफ का फार्मूला देख लिया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्शन हमें अपीयर होता है हायर ऑर्डर का और एक्चुअल में वो क्या होता है, लो ऑर्डर होता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है वहाँ पे एक रिएक्टेंट का लो अमाउंट में होना और दूसरे रिएक्टेंट का हाई अमाउंट में होना। सिंपल सी बात। केमिकल रिएक्शन विच अपीयर टू बी हायर ऑर्डर but actually are of lower order called pseudo order. Pseudo means false, means हमें false appearance मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि हम दो रिएक्टेंट देख रहे हैं, मगर ऑर्डर जहाँ होना चाहिए, अगर हम नॉर्मली सोचें तो ऑर्डर कितना होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन सेकंड ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि एक रिएक्टेंट एक्सेस में है। आई बात समझे? एक बार फिर से देख लेते हैं। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमें हायर ऑर्डर का रिएक्शन लगता है मगर उसका ऑर्डर लो होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है और एक रिएक्शन लो अमाउंट में होता है। तो अगर रिएक्टेंट जो एक्सेस में है वो लो अमाउंट वाले रिएक्टेंट के ख़त्म होने के बाद ही बचा रहेगा, पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है उस रिएक्टेंट के ऊपर जो स्मॉल क्वांटिटी में है। तो इसका मतलब कि पूरा रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट के ऊपर है, तो ऑर्डर क्या होगा? एक ही होगा। हम लोग जानते हैं कि जिस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा वही ऑर्डर होगा। अगर एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया तो जीरो ऑर्डर। अगर जो है कि दो रिएक्टेंट हैं, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तीन रिएक्टेंट हैं, तीनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्यूडो ऑर्डर। अब इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या है हम देख रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा है एस्टर और ये हमारा वाटर। अब यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये हाइड्रोलिसिस यहाँ पे क्या दे रही है? एसिटिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया वो के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। अब यहाँ पे वाटर क्यों नहीं लिखा है? वाटर को क्यों नहीं लिया गया है? वाटर को इसलिए नहीं लिया गया है कि यहाँ पे वाटर एक्सेस में है। वाटर क्या है? एक्सेस में है। एक्सेस में है, एक्सेस में है, तो एक्सेस में होने की वजह से ये कंज्यूम नहीं होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। अब देखने में क्या लग रहा है? सेकंड ऑर्डर। ठीक है, और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ जो है कि सुक्रोज हो रहा है। ये हमारा क्या है? सुक्रोज। ये हमारा है सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस जब हम कर रहे हैं तो
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलना है। तो अब फिर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन, लेकिन फार्मूला हम फर्स्ट ऑर्डर का ही लिखेंगे, इनिशियल अपॉन फाइनल। ठीक है, बात समझ आई? तो हम अगर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन आया तो हम दोनों के कंसंट्रेशन को नहीं लेते हैं, जिसके कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड करता है उसके ऊपर हम लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो हम लोग एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, आईटी का, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें ग्राफिकल क्वेश्चन भी रहता है, ग्राफ से भी क्वेश्चन रहता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बना है। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बना हुआ है। तो रेट और ये है कंसंट्रेशन। अब हम जीरो ऑर्डर में क्या देख रहे हैं? जीरो ऑर्डर ये रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि रेट जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ कांस्टेंट हो गया। यहाँ कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब ये जीरो ऑर्डर हो गया, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन के बीच में खींचेंगे तो यह स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि ये इस स्ट्रेट लाइन ये बताती है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के। ठीक है, इसी तरह से अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमने देख लिया ये सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन में। ठीक है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड स्क्वायर इसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से हम देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से भी हम रेट को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पकड़ सकते हैं कि क्या होगा। अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है ज़रूर आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से जानना ज़रूरी है और पकड़ना, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें एक बार आइडिया होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ जब रिएक्शन निकालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन के होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन के होता है। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट अगर है तो इंडिपेंडेंट है, मतलब जीरो ऑर्डर है। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के अगर रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन हमें सेकंड ऑर्डर में भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे आइदर दो रिएक्टेंट हो या स्क्वायर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझे? तो इस तरह से हम, ये हमारा जीरो ऑर्डर हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, हमारा सेकंड ऑर्डर हो गया। तो जीरो ऑर्डर में हम क्या देख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। कंसंट्रेशन कितना भी चेंज हो रहा है, रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ रहा है। सेकंड ऑर्डर में भी हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट में भी इंक्रीज़ हो रही है। मगर क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन स्क्वायर में बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है? स्क्वायर में। आई बात समझे? अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह से हमने ये देख लिया है कि इनिशियल रेट मेथड, in this method the order of reaction is determined by varying concentration of one of the reactant while other kept constant। इनिशियल मेथड में हम क्या देखते हैं? इनिशियल मेथड में ये देखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं वो एक के कंसंट्रेशन के वेरिएशन पे करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं। सपोज कि अगर ऐसा हो गया कि दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन हो रहा है और उस
उस रिएक्शन में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मान लीजिए कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, कोई प्रोडक्ट पी मिल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है। तो अगर हमें इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमको इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमें इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो दोनों में से अगर एक एक का निकालना है तो एक एक का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक को कांस्टेंट बना लेना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा जो मेथड होता है वो मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में क्या होता है, हम तो डिफरेंट इंटीग्रेशन इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो वो कांस्टेंट की वैल्यू एक ऑर्डर को डिफाइन करता है ना। रेट इक्वेशन विच वर मोस्ट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट करिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक ऑर्डर। जहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक स्पेसिफिक आता है या कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो हम ऑर्डर उसको देखते हैं इंटीग्रेटेड। तो जब हम इंटीग्रेशन, ढेर सारे इक्वेशन दिए हुए, ढेर सारी वैल्यू दी है, जब हम वहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और रेट कांस्टेंट की वैल्यू हर बार अगर कांस्टेंट आ रही तो हम उससे डिटरमाइन करेंगे कि वो कौन सा ऑर्डर है। इसके अलावा हम जो है कि हाफ लाइफ पीरियड मेथड से भी कर सकते हैं। इन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर, ओके, nth ऑर्डर रिलेटेड टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे nth ऑर्डर का जो रिलेशन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के होता है। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हाफ लाइफ के केस में। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है nth ऑर्डर के लिए। ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी हाफ लाइफ की मदद से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन 1/2, ओके, 1/t कंसंट्रेशन 0। और यहाँ पे हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, हमने बताया ना कि यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो कांस्टेंट आ रही है। अब यहाँ पे हमने 1/ इसके बीच ग्राफ खींचा है कंसंट्रेशन के, तो ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मगर यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ले रहे हैं। यहाँ पे 1/a की कंसंट्रेशन पे ले रहे हैं। एक बार हम फिर से इस चीज़ को क्लियर करते हैं, बहुत आसान है, मगर ये बोर्ड एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और जो हमारे कंपटीशन वगैरह हैं उसमें ग्राफिकल क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसलिए हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। एक जनरल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है। ये जनरल इक्वेशन क्या है, ये है जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, OR ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ ग्राफ अगर हमें बनाना है, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बनाना चाह रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे n की जगह पे 0 रख देंगे। n की जगह पे जब 0 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। -1 होगा तो ये a चला जाएगा ऊपर। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो t हाफ है, t हाफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन हो जाएगा। और इस वजह से यहाँ पे ये हमारा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस केस में n इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो टी हाफ है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये कंसंट्रेशन कितना भी चेंज करें, हाफ लाइफ कांस्टेंट हो गई, ठीक है। लेकिन अब दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन 1/, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि n इक्वल टू मान लीजिए 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे 2 आ गया, तो हमारे लिए यहाँ पे टी हाफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो बहुत सिंपल है, हम अगर जनरल इक्वेशन को याद रखें तो हम ग्राफ भी पकड़ सकते हैं। ग्राफ से मगर क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, कंपटीशन में भी रहते हैं, क्लास में भी रहते हैं, तो इनको बहुत आसान है जानना, बस हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। आई बात समझे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, Ostwald isolation method. This method is employed in determining the order of complicated reaction by the isolating one. यहाँ पे भी Ostwald method का जो यूज़ किए जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के लिए, और उस कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में भी हम वही काम करते हैं, एक को आइसोलेट कर देंगे, एक को आइसोलेट करके एक का निकालेंगे, यानी विथ रिस्पेक्ट टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि जो आइसोलेटिंग ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट सो फार एज इट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन रेट इज़ कंसर्न, यानी जो इन्फ्लुएंस करने वाला है उसी को क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात आती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या देखते हैं कि हमें ये पता है कि अरेनियस ने बताया कि जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, बट यहाँ पे हमें क्या पता लगा, पहले तो ये जान गए हम कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन केवल 16% कोलिजन्स ऐसे हैं जो बढ़ते हैं, केवल 16% कोलिजन्स बढ़ते हैं, और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अरेनियस इक्वेशन के थ्रू। तो हमने क्या बताया कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम व्हाट, डबल, बट ओनली 16% कोलिजन्स आर इंक्रीज्ड। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केवल 16% कोलिजन बढ़ेगा, और इसको हम जो है कि एक्सप्लेन कर सकते हैं अरेनियस इक्वेशन से, ठीक है। अब अरेनियस इक्वेशन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग, आई बात सुनिए, अरेनियस इक्वेशन क्या है उसको देख लेते हैं हम। क्या है हमारा इक्वेशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन टू टेम्परेचर
डिवाइडेड बाई 10 और डिक्रीज और इंक्रीज बाई 10। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ टू कोफिशिएंट डिफरेंशिएट बाई 10, यानी 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। हम जब भी रेशियो निकालेंगे तो वहाँ 10 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, तभी डबल या ट्रिपल आएगा। यहाँ पे हमने ये टेम्परेचर जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे 10 डिग्री आएगा, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस 10 बाई आर टी गिवन। ओके, तो यहाँ पे क्या आया 2 to 3, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट डिफरिंग बाई 10 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हम अरेनियस इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, अरेनियस इक्वेशन। ये क्या चीज़ है, अरेनियस इक्वेशन क्या है, अरेनियस इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन to give quantitative relationship between the rate constant and temperature, and the expression is k is equal to e for exponential minus ea upon rt minus ea upon rt। ठीक है, अब दोनों साइड में अगर हम लॉग ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ln k हो जाएगा इधर का हिस्सा। ये हम लोग लॉग का मेथड जानते हैं लॉग निकालने का। अगर लॉग a इंटू बी है तो क्या करते हैं, ठीक है, अब a इंटू बी है तो क्या लिखेंगे, लॉग a, सॉरी यहाँ लिख देते हैं लॉग a प्लस लॉग b, लॉग b लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसके पावर मान लो n है तो इसको हम इधर n लिख देंगे। अगर ये माइनस में है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम यहाँ पे चीज़ दिख रही है। ओके, अब एक्सपोनेंशियल 10 यानी उसको ले लेते हैं, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपान आर टी, ई अपान आर टी। अब अगर यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे क्या होता है ग्राफ में, इसका ग्राफ ये है। ठीक है, 1/t हमने लिया है और ये log k लिया है, तो हमारा ये जो स्लोप आएगा वो हमारा होगा माइनस ई ए अपान 2.303, ये हमारा होगा 2.303। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अरेनियस फैक्टर है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर या अरेनियस फैक्टर भी कहते हैं, और इसे हम आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक बार अरेनियस फैक्ट को हम इक्वेशन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन क्या कहता है, ये कहता है Arrhenius equation is a mathematical expression to give the quantitative relationship between the rate constant and temperature। ठीक है, Arrhenius equation is a mathematical expression to give a quantitative relationship between rate constant and temperature। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है, के ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब अगर लॉग ले लें हम इक्वेशन में, इस इक्वेशन में लॉग ले लें तो हमें क्या मिलेगा, लॉग लेने पे ln k ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, जो हमने यहाँ फार्मूला यूज़ किया है वो है लॉग a इंटू बी की पावर n। ठीक है, अब अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो लॉग a प्लस लॉग सॉरी n लॉग b, n लॉग b होगा।
ठीक है। अब अगर n की वैल्यू यहाँ माइनस में है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ log a, अब ये e तो एक्सपोनेंशियल है, तो हम क्या करेंगे, सीधे पावर यहाँ पे लिख देंगे। तो ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। जब हम यहाँ से ln हटाएंगे, log के फॉर्म में लाएंगे, तो इतना ये कांस्टेंट के साथ वैल्यू बढ़ जाती है 2.303। तो ये हमारा अर्हेनियस इक्वेशन है। इस पे एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ठीक है। क्वेश्चन में कैलकुलेशन बस है, ये इक्वेशन में केवल कैलकुलेशन है। अगर हमें लॉग की वैल्यू निकालने आती है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, टुडे आई कंप्लीटेड व्हाट अर्हेनियस इक्वेशन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस अर्हेनियस इक्वेशन में जो हमारा ए है वो फ्रीक्वेंसी या अर्हेनियस फैक्टर है, या इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी और अर्हेनियस फैक्टर, या इसे हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, जूल में इसकी वैल्यू रखेंगे। और ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, या ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इसको हम देखेंगे। Activated complex is the highest energy unstable intermediate between the reactant and product and get decomposed immediately, having very short life. Okay, to give the products at this state, bond of reactants are not completely broken while the bonds of products are not completely formed. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्चुअली क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसमें रिएक्टेंट के ना तो पूरे बॉन्ड टूटे होते हैं और ना ही प्रोडक्ट पूरी तरह से बना होता है। इसमें जो इस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है, और वो अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि एक तरफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, जो उससे एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो बॉन्ड, नया बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को बनाने में हेल्प करेगा। बात समझे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये एक हाई एनर्जी अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें रिएक्टेंट के पूरे बॉन्ड न टूटे होते हैं और न प्रोडक्ट पूरी तरह से बना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, पूरी तरह से नहीं बना होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में यही होता है कि जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है वो हाई एनर्जी का होता है, कुछ ही पल में वो टूट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं तक हम जब इंटरमीडिएट जहाँ तक बनता है वहाँ पे हम रेट डिटरमाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स टूट करके प्रोडक्ट में आएगा तो उस कंडीशन में रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि उसका रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। एक बार फिर से जान लो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, द हाईएस्ट एनर्जी अनस्टेबल इंटरमीडिएट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक तरह का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी एनर्जी हाई होती है और जो कि
कम्प्लीटली न तो ब्रेक हुआ होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम्प्लीटली नहीं बना होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ छोटा सा देख लेते हैं। ये इसका ग्राफ है, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बता रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल जो है इस पे और फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।